ध्यान दीजिए, पिछले वीडियो में आपको गोली दर्पण के बारे में बताया गया था। गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग होता है जिसके एक तल पर पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है और दूसरा तल परावर्तक या चमकदार होता है। जब भी किसी भी कांच के टुकड़े पर के एक साइड में पॉलिश करते हैं या पेंट लगा देते हैं तो दूसरा तल चमकीला हो जाता है, वहां से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि इसका मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो चलिए देखते हैं। इस बोर्ड पे ये बोर्ड समतल पृष्ठ है। समतल पृष्ठ पे जो कांच का गोला बनाया गया है ये भी समतल है। इस समतल में एक केंद्र होता है, समतल में केंद्र होता है जो वृत्त का केंद्र है। तो जो इस वृत्त का केंद्र होगा वही इस दर्पण का भी केंद्र होगा, क्योंकि जो कांच का टुकड़ा यहां से काट के निकाला जा रहा है वो उसी का एक भाग है। तो जितनी दूरी पर यह केंद्र होगा उतनी ही दूरी पर यह भी केंद्र होगा। तो गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसका केंद्र यहां हो जाएगा, इसका केंद्र यहां हो जाएगा। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। ध्यान दीजिए, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। तो ये त्रिज्या जब इस दर्पण से संबंध करेगा तो इस त्रिज्या को हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या। तो परिभाषा क्या बनेगा आपका कि गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसी की त्रिज्या को हम दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जबकि दोनों त्रिज्याएं सेम होंगी, वो भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या सेम होगी, और यहां पर हम लेप लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, दर्पण बन जाएगा। जब लेप लगाएंगे दर्पण बन जाएगा। अब इस दर्पण के लिए ये त्रिज्या जो होगी वो क्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी। इस दर्पण के लिए ये त्रिज्या वक्रता त्रिज्या होगी, ये वक्रता त्रिज्या होगी। मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्रुव देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ध्रुव। ये ध्रुव क्या होता है, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। मान लीजिए ये दर्पण है, हम इस दर्पण कांच के टुकड़े पर पूरा लेप लगा देंगे तो पूरा कांच का टुकड़ा परावर्तक तल बन जाएगा, पूरा कांच का टुकड़ा चमकीला बन जाएगा। तो इसी का मध्य बिंदु जो होता है वो ध्रुव होता है। ध्यान रखिएगा, उसी को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को पोल लिखते हैं, पोल, इंग्लिश में इसको पोल बोलते हैं। अगर जो कांच के टुकड़े पर हम थोड़ी ही दूर पर लेप लगाते हैं और पूरा टुकड़ा जो है वैसे खाली छोड़ देते हैं तो ये इतना टुकड़ा जो है पारदर्शी होगा, बाकी ये इतना टुकड़ा क्या होगा, परावर्तक तल होगा। तो इसी का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाएगा। पूरे कांच का टुकड़ा मध्य बिंदु नहीं कहलाएगा ध्रुव, सिर्फ जो है जितना दूर लेप लगाएंगे वही दूरी जो होगा उसका मध्य बिंदु जो होगा आपका ध्रुव कहलाएगा। तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। जितना दूर परावर्तन होगा उसी का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, पूरा कांच का टुकड़ा नहीं कहलाएगा। अगर इस कांच के टुकड़े के पर छोटा सा हम पॉलिश करते हैं तो इसका मध्य बिंदु ध्रुव होगा, न कि पूरा कांच का टुकड़ा होगा। जब तक जो है पूरे कांच के टुकड़े पर हम लेप लगाएंगे तब जो है ये इसका पूरा भाग जो है परावर्तक होगा, तब इसका मध्य बिंदु जो है ध्रुव कहलाएगा, ये ध्रुव कहलाएगा। तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अब देखते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है। दर्पण का मुख्य अक्ष, दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है। ये गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण हो गया। यहां पे आपका वक्रता केंद्र हो गया। वक्रता केंद्र को सी से लिखते हैं, इसको सेंटर बोलते हैं। इसका मध्य बिंदु जो होता है
वो ध्रुव होता है, इसको P से लिखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है इसमें। आप लोग पढ़ते होंगे कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो मुख्य अक्ष कहलाती है, जबकि ये वक्रता त्रिज्या देखी जा सकती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाएंगे तो सिर्फ यहां से यहां तक की दूरी होगी जो वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक, मुख्य अक्ष के बारे में, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा जो यहां से होकर चली जाए वो मुख्य अक्ष कहलाता है। दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये रेखा मुख्य अक्ष हो जाएगी। दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो होगी वो वक्रता त्रिज्या होगी। और एक दर्पण में कई त्रिज्याएं होंगी, ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, सारी त्रिज्याएं होंगी। वक्रता केंद्र से जो भी रेखा दर्पण से मिलेगी सब त्रिज्या होगी। तो आपका ध्रुव भी क्या है, दर्पण पर ही स्थित है, वो भी त्रिज्या ही हो जाएगा। जो रेखा वहां से होकर जाएगी वो मुख्य अक्ष कहलाती है। अब आता है आपका मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या क्या होता है, ध्यान दीजिए। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, जब प्रकाश किरण दर्पण पर जाएगी तो दर्पण से टकरा कर वापस आएगी, क्योंकि वहां से प्रकाश का परावर्तन होगा, दर्पण चमकीला है। तो जब टकरा कर वापस आएगी तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी वही बिंदु क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। इसको F से लिखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है या मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। अब बात आती है समांतर रेखा क्या होती है। ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी हर जगह बराबर हो और बढ़ाई जाने पर एक दूसरे से कहीं न मिलती हो, उन्हें समांतर रेखा कहते हैं। जैसे रेल की पटरी हो गई, भले वो टेढ़ी मेढ़ी जाती है, घूम कर ही जाती है, लेकिन उनके बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है। कितना हो बढ़ाते जाइए वो कहीं मिलती नहीं है। ईंट की कोर हो गई, बेंच की कोर हो गई, इस बोर्ड की कोर हो गई, ये सब समांतर रेखाएं हैं। ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है और बढ़ाई जाने पर एक दूसरे से कहीं नहीं मिलती हैं, उन्हें हम समांतर रेखा कहते हैं। तो जब ये रेखा मुख्य अक्ष के समांतर जाए यानी समान दूरी से होकर के जाए तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर लौटेगी, लौटकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल f से लिखते हैं। यानी ये आपका है फोकस दूरी। फोकस दूरी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल f से लिखते हैं। इसके बाद आएगा आपका फोकस तल। फोकस तल क्या होता है, मुख्य फोकस यानी कैपिटल F, मुख्य फोकस के लंबवत तल को यानी कि सीधे तल को हम क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। ये फोकस तल है, फोकस तल। तल मतलब सामने सामना ले लीजिए, ऊपर नीचे, यानी जैसे कोई बिल्डिंग बनी हो, उस बिल्डिंग के ऊपर भी उसी का हक है, उस बिल्डिंग के नीचे भी उसी का हक है, उसके ऊपर नीचे कोई आने जाने वाला नहीं है, तो उसका तल है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अभी बताए हैं, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, देखिए ये किरण जो है आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये भी आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। दर्पण पर आकर जो किरण गिरती है वो आपतित किरण होती है, दर्पण से जो किरण लौटती है वो परावर्तित किरण होती है। तो ये किरण और ये किरण आपतित किरण, ये यहां जाकर गिर रही है और ये यहां जाकर गिर रही है, और यहां से लौट रही है, ये यहां से लौट रही है। तो लौटने वाली किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसको प्रतिबिंब कहते हैं। ये प्रतिबिंब है आपका, और इसमें ये रहा है आपका वक्रता केंद्र और ये रहा आपका ध्रुव और ये पूरा है आपका मुख्य अक्ष। तो ध्यान रखिएगा कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रकाश की किरणें
परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ये प्रकाश की किरण है, समझा रहे हैं आपको।